नमस्कार। संहिता बोध के आज के सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज की हमारी वक्ता वैद्य विशाखा देऊळगावकर मैडम का भी स्वागत करती हूँ और मैं वैद्य विशाखा मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वो आज के सत्र की शुरुआत करें। हेलो। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम, दे रही है। ओके। सभी उपस्थित वैद्यगण, विद्यार्थीगण और मेरे गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आज के अभ्यास का हम प्रारंभ करते हैं। आज का अपना विषय है मूत्राघात निदान, जो कि हम अष्टांग हृदय संहिता के निदान स्थान में से पढ़ने वाले हैं। अथातो मूत्राघात निदानं व्याख्यास्यामः इति स्माहुः आत्रेयादयो महर्षयः। अब इसके बाद मूत्राघात निदान हम कहने जा रहे हैं, ऐसा आत्रेयादि महर्षियों ने कहा है। मूलतः इस अध्याय का संदर्भ हम अष्टांग हृदय संहिता है और मूत्राघात निदान अध्याय हम भली भांति इसका निदान पंचक समझने का प्रयास करेंगे और उसके प्रति ग्रंथकारों को सूत्रों का जो अर्थ अपेक्षित है वो अन्वय के आधार पर हर एक सूत्र का देखेंगे। अष्टांग हृदय संहिता के साथ साथ ही और भी संहिताओं में मूत्राघात निदान, मूत्रकृच्छ्र निदान, अश्मरी निदान इन अध्यायों का वर्णन मिलता है। इस स्लाइड में बृहत्त्रयी में जहां जहां पर इसका वर्णन है वो संदर्भ आपके सामने है। कोई भी ग्रंथ में अध्यायों का क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इस क्रम के पीछे एक लॉजिकल कारण होता है। अगर उस कारण को हम समझ ले तो अध्याय को समझना बहुत ही आसान होता है। उसी महत्वपूर्ण बातों का आगे चल के व्याधि की चिकित्सा समझने के लिए भी उपयोग किया जाता है। अष्टांग हृदय में अतिसार ग्रहणी निदान के पश्चात मूत्राघात निदान का अध्याय है। टीकाकारों ने इसका कारण एक संबंधनत्वात् ऐसा बताया गया है। ये एक संबंध किस चीज का होगा? इसका उत्तर इसी ग्रंथ के मर्म शारीर अध्याय में मिलेगा। वहां पे अन्न से सारकिट्ट विभजन के बाद दो प्रकार के मलों की उत्पत्ति होती है, ऐसा संदर्भ है। अच्छ एवं अनच्छ इन दो भेदों में से अनच्छ मल यानी पुरुष और अच्छ मल यानी मूत्र, तत्राकिट्टम अन्नस्य मूत्रम घनम शकृत, इस सूत्र से ये स्पष्ट होता है। मूत्राघात इस शब्द से ही हमें ये स्पष्ट होता है कि शरीर के त्रिमलों में से मूत्र ये जो मल है उसके संबंधित व्याधियों का वर्णन इस अध्याय में किया होगा। तो अध्याय का प्रारंभ करने से पहले
मूत्र इस मल का प्राकृत कर्म भी एक बार हम देख लेते हैं। इस स्लाइड में लिखे सूत्रों से यह स्पष्ट हो रहा है कि क्लेद वाहन और बस्ती पूरण ये मूत्र के दो महत्वपूर्ण कर्म है। तो मूत्राघात इस अध्याय में जो भी व्याधियां हम पढ़ेंगे उसमें इन कर्मों पर जो परिणाम होगा उस पर भी हम ध्यान देने वाले हैं। मूत्रस्य क्लेदवाहनम श्रेष्ठम कर्मम, ये सुश्रुत संहिता का सूत्र यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है। क्लेदस्य बहिः गमनम, बहिः निर्गमनम, यानी क्लेद का एवं मूत्र का भी शरीर से बाहर निकल जाना बहुत ही आवश्यक स्थिति है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार अगर विकृति उत्पन्न होती है तो वो व्याधि का स्वरूप प्राप्त करेगी। सुश्रुत संहिता में मूत्राघात इस शब्द का अर्थ स्पष्ट करने वाला एक सूत्र है, मूत्रस्य आघातो निरोधे येन। जिसमें या जिससे मूत्र के स्राव में अवरोध उत्पन्न होगा उस रोग विशेष को मूत्राघात कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अब अध्याय में हम जो भी व्याधि पढ़ने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी कारण मूत्र के प्रवर्तन में अवरोध निर्माण होने वाला है। ये अवरोध किस हेतु के कारण होगा, कौन से स्थान में होगा, उसके कौन से लक्षण होंगे, ये पूरी संप्राप्ति अब हम पढ़ने वाले हैं। मूत्र का आश्रय जिस अवयव में होता है वो बस्ती है। इस बस्ती का स्थान गुदास्थि के विवर में होता है, परंतु यहाँ बस्ती के साथ साथ और भी शरीर के अवयव कोष्ठांग परस्पर आधार से वहां पे स्थित होते हैं, जैसे कि अगले सूत्र में हमें दिखेगा। बस्ती बस्ती शिरोमेठ कटि वृषण पायवः एक संबंधनाः प्रोक्ता गुदास्थि विवराश्रयाः। ये एक पूरा सामासिक शब्द है जिसका अंत बहुवचन से होता है। ये सारे अवयव परस्पर मतलब एक दूसरे के आधार से गुदास्थि के विवर में स्थित होते हैं। अध्याय के प्रारंभ में ही इन अवयवों का वर्णन करने का प्रयोजन क्या हो सकता है? एक, मूत्र के संबंधी विकृति का परिणाम इन अवयवों पर होने वाला है, और दूसरा, इन अवयवों में अगर कोई भी संप्राप्ति स्वतंत्र रूप से भी अगर होती है तो उसके परिणाम स्वरूप भी मूत्र के संबंधी कोई लक्षण व्यक्त हो सकते हैं। इसलिए बस्ती इस शरीर अवयवों के परस्पर अनुबंधी और उसके संबंध में आने वाले अवयवों का सबसे पहले वर्णन इस अध्याय में किया है। तिट्टम अन्नस्य विण्मूत्रम, इस सूत्र से हमें ये पता है कि मूत्र की उत्पत्ति अन्न के सारकिट्ट विभाजन के बाद होती है। ये उत्पन्न हुआ मूत्र आश्रय स्थान में मतलब बस्ती में आने की आवश्यकता होती है। जिस तरह से सारी नदियां हर दिशा से आके सागर को मिलती है और निरंतर जल का वहन करके सागर में उसका पूरण करती है, उसी तरह मूत्रवाही सिराओं के द्वारा मूत्र का पूरण बस्ती में निरंतर होता रहता है। अब हम सूत्र पढ़ते हैं।
अधोमुखोऽपि बस्तिर्हि मूत्रवाहि शिरामुखैः पार्श्वेभ्यः पूर्यते सूक्ष्मैः स्यन्दमानैः अनारतम्। ये बस्ती अवयव अधोमुखी होता है, जिसके पार्श्व भाग में से सूक्ष्म छिद्रों से मूत्रवाही शिराओं के मुख से मूत्र आता है और स्यंदन रूप से बस्ती का पूरण करता रहता है। ये पूरण अखंडित स्वरूप में होता है। यैः तैः एव प्रविश्यैनं दोषाः कुर्वन्ति विंशतिं मूत्राघातान् प्रमेहांश्च कृच्छ्रात् मर्म समाश्रयान्। इसी प्रकार उसी सूक्ष्म मुखों के द्वारा उसी द्वार से दोष भी बस्ती में प्रविष्ट होते हैं। कोई भी व्याधि दोषों के बिना नहीं होता। मूत्र का बस्ती में पूरण ये तो प्राकृत कर्म है, तो ये मूत्र की विकृति निर्माण होने के लिए दोषों का प्रकोप और दोषों का बस्ती में स्थित होना भी आवश्यक है। इसीलिए ये सूत्र स्पष्ट करता है कि दोषों का बस्ती में प्रवेश कैसे होगा। इसके बाद ही सारी व्याधियों का और विशेष रूप से मूत्राघात इस व्याधि के संप्राप्ति का प्रारंभ होता है। किसी भी व्याधि का निदान करने के लिए उसके हेतु समझना बहुत ही आवश्यक होता है। कुछ हेतु दोषों का प्रकोप करेंगे, कुछ स्थान संश्रय करेंगे या स्थान की निश्चिति करेंगे, कोई हेतु दूषों को दुष्ट करेंगे। सामान्यतः इस अध्याय में हेतुओं का वर्णन नहीं मिलता। इसका अर्थ ये हुआ कि तत्त दोषों के प्रकोप के हेतु जो निदान स्थान के पहले अध्याय में वर्णित है, वो ही मूत्राघात के भी हेतु हो सकते हैं। ये हेतु आहारज और विहारज दोनों प्रकार के होंगे। दूसरी संहिताओं में इन हेतुओं का वर्णन मिलता है। जैसे कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं, प्रायः मूत्र विघाताद्यैः वातकुंडलिकादयः जायन्ते कुपितैः दोषैः मूत्राघाताः। इसमें प्रायः मूत्र वेग धारण ये प्रधान हेतु मूत्राघात इस व्याधि का बताया है और उसके साथ साथ ही कुपितैः दोषैः, क्योंकि कर्ता तो कुपित हुए दोष ही है, इसलिए तत्त दोषों के प्रकोप हेतु से उन दोषों का प्रकोप होने के बाद और मूत्राघात मूत्र वेग धारण से उत्पन्न हो सकता है। व्यायाम तीक्ष्णौषध रूक्ष मद्य प्रसंग नृत्य द्रुत पृष्ठयानात् आनूप मध्य अध्यशन अजीर्णात् स्युः। ये चरक संहिता का सूत्र है। चरक संहिता में मूत्र कृच्छ निदान में वर्णित इन हेतुओं से यह स्पष्ट होता है कि व्यायाम, प्रसंग यानी अतिव्यवाय, नृत्य आदि विहारज हेतुओं के साथ साथ ही आनुपमथ्य आदि क्लेद प्रधान हेतुओं का सेवन ये कारण मूत्राघात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन हेतुओं के संयोग का, कॉम्बिनेशन का क्लेद वहन की ओर या बस्ती की ओर गामित्व भी यहाँ से स्पष्ट हो रहा है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में भी एक ऐसा सूत्र मिलता है, वर्चो मूत्र ग्रहाद्याश्च जायन्ते अति विलंघनात्। इसका मतलब कि अतिशयन विशेषण अगर लंघन किया जाता है तो उसका परिणाम स्वरूप वर्च यानी पुरीश का ग्रह और मूत्र ग्रह ये इसका कारण हो सकता है। पहले हमने जो मूत्र के प्राकृत कर्म देखे हैं,
उससे ये प्रतीत होता है कि क्लेद वहन ये मूत्र का महत्वपूर्ण कर्म है। और क्लेद विवेकजम इति क्लेद आर्द्रत्वं स च आहारस्य तस्य विवेकात् पृथक्त्वात् जातम मूत्रम। आहार के आर्द्रता से जो क्लेद का पृथक्त्व होता है उसी से मूत्र की उत्पत्ति होती है। क्लेद का स्वरूप इस सूत्र से ऐसा समझ में आता है कि ये आहार का आर्द्रत्व, क्लेद का अच्छी तरह से विभक्त होना मूत्र की सम्यक उत्पत्ति करता है। क्लेद प्रधान आहार सेवन से क्लेद की निर्मिति और उसके परिणाम स्वरूप मूत्र की उत्पत्ति अधिक मात्रा में होना ये भी स्वाभाविक है। सुश्रुत संहिता में अश्मरी निदान में यह सूत्र है कि मारुते प्रगुणे वस्तौ मूत्रम सम्यक प्रवर्तते विकारा विविधाश्चापि प्रतिलोमे भवन्ति। जब वात गुणयुक्त होता है, अपने अपने कर्म करता रहता है, तो मूत्र का सम्यक प्रवर्तन करता है। जब वो प्रतिलोम होता है या विगुण होता है तो वो विविध विकारों को उत्पन्न करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इससे ये प्रतीत होता है कि मूत्राघात ये व्याधि करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण करता है वात, और वो वात जो प्रतिलोम है, क्योंकि जो अगर वो अनुलोम होता है तो मूत्र का सम्यक प्रवर्तन करेगा, मूत्रा का घात नहीं करेगा। अगर वो प्रतिलोम और विगुण होता है तो ही विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो तालिका में दिख रहा है कि वात विगुण कारक हेतु अगर होते हैं, जैसे कि प्राधान्यतः मूत्र वेग का धारण करना और उसके साथ साथ ही क्लेद प्रधान आहारज हेतुओं का सेवन भली मात्रा में और बहुत काल तक होता है, तो उसकी संप्राप्ति मूत्राघात की तरफ जाएगी। यहाँ अपान वायु का कार्यक्षेत्र जानकर अपान का प्रतिलोम होने वाले हेतुओं का सेवन ये प्रमुख कारण बनेगा। बस्ती वंक्षण मेढ्रार्ति युक्तोल्पाल्पम मुहुर्मुहुः मूत्रयेत वातजे कृच्छ्रे पैत्ते पीतं स दाहरुक् रक्तं वा कफजे बस्ति मेढ्र गौरवशोपवान् सपिच्छं सविबन्धं च सर्वैः सर्वात्मकं मलैः। मूत्राघात के प्रकारों में सबसे प्रथम मूत्रकृच्छ्र का वर्णन है। ये 4 प्रकार के हैं: वातज, पित्तज, कफज और सर्वात्मक। मूत्रकृच्छ्र का अर्थ है कृच्छ्रता पूर्वक, यानी कृच्छ्रता युक्त मूत्र प्रवर्तन, यानी सकष्ट मूत्र प्रवर्तन। मूत्र प्रवर्तन होता है लेकिन सकष्ट होता है, तो ये कृच्छ्रता ये इसका प्रत्यात्म लक्षण है। तत्त हेतुओं से प्रकुपित दोष जब मूत्र के साथ बस्ती में रहेंगे तब मूत्रकृच्छ्र उत्पन्न होगा। अगर केवल वात की दृष्टि होती है तो वातज मूत्रकृच्छ्र में, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि ये मूत्रकृच्छ्र के 4 प्रकार में हमने 2 विभाग किए हैं। एक स्थानिक लक्षण है और दूसरा मूत्र के संबंधी लक्षण है। हम पहले ही सूत्र के बारे में जब चर्चा कर रहे थे तो ये देखा था कि बस्ती के साथ साथ गुदास्थि विवर में जो कोई भी अवयव उसके आसपास रहने वाले थे उसके ऊपर यह संप्राप्ति का कुछ ना कुछ प्रभाव होने वाला है, और वही प्रभाव हमें लक्षण स्वरूप में यहाँ पे स्थानिक लक्षण के स्वरूप में यहाँ पे दिखने वाला है।
तो जैसा आप देख रहे हैं, वातज मूत्र कृच्छ्र में स्थानिक लक्षण में बस्ती, वंक्षण और मेढ्र इन प्रदेशों पर अर्ति यानी बहुत सारी वेदना ये स्थानिक लक्षण दिखेगा। और मूत्र के साथ में मूत्र का लक्षण है अल्पाल्प मूत्र प्रवर्तन और मुहुर्मुहु मूत्र प्रवर्तन। अल्प अल्प मात्रा में हर बार मूत्र का प्रवर्तन होना और मुहुर्मुहु शनैः शनैः ही उसका प्रवर्तन होना, ये वातज मूत्र कृच्छ्र का लक्षण है। पित्तज मूत्र कृच्छ्र में सारी वेदनाएं पित्त के समान है, इसलिए उसका अलग से वर्णन नहीं किया है, लेकिन वो दाहयुक्त होगी। बस्ती प्रदेश में संताप और दाह हो सकता है और मूत्र के लक्षण में पीत वर्णता, सदाह प्रवर्तन और सरुजा प्रवर्तन ये अपेक्षित है। अब इसमें सरुजा पित्तज मूत्र कृच्छ्र में रुजा कैसे उत्पन्न होगी? जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि इस मूत्राघात व्याधि में सबसे कर्ता महत्वपूर्ण वात है, इसलिए पित्तज मूत्र कृच्छ्र भी अगर हो तो भी वात वहां पे रहने ही वाला है और उसी से कष्टता निर्माण होने वाली है। इसलिए पित्तज मूत्र कृच्छ्र में सरुजा और सदाह मूत्र प्रवर्तन और उसका वर्ण पीत वर्ण होना ये लक्षण दिखता है। कफज मूत्र कृच्छ्र में बस्ती, मेढ्र इन प्रदेशों में गौरव और शोफ ये लक्षण दिखेंगे। मूत्र का स्वरूप पिच्छा सहित और विबंध के साथ, अवरोध के साथ होगा। वात, पित्त और कफ इसके प्राकृत गुण आप सभी को पता है। कफज मूत्र कृच्छ्र में कफ प्रधान होने के कारण, वात के साथ अनुबंधी होने के कारण बस्ती और मेढ्र देश में गौरव उत्पन्न होना और शोफ उत्पन्न होना स्वाभाविक है। उसी के कारण मूत्र के गुणों में भी बदलाव आना स्वाभाविक है, इसलिए वहां पे सपिच्छ और विबंध ज्यादा होगा। सान्निपातिक प्रकार में तीनों दोषों का मिश्रण होने के कारण स्थानिक लक्षण भी सभी प्रकार के दिखेंगे और मूत्र का स्वरूप भी मिश्र होगा। संहिताकारों ने अलग से इन वेदनाओं का या मूत्र लक्षण का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए हमें ये समझ लेना है कि ये तीनों दोषों के संसर्ग से ये स्थानिक लक्षण और मूत्र लक्षण मिक्स्ड ये स्वरूप के होने वाले हैं। तो कष्टपूर्वक मूत्र का प्रवर्तन होना ये प्रत्यात्म लक्षण मूत्र कृच्छ्र में है और दोषों का अनुबंध समझने के लिए इन सूत्रों में वर्णित लक्षणों का उपयोग होगा। मूत्र कृच्छ्र ये मूत्राघात में वर्णित जो व्याधि है, तो मूत्र के स्राव में अवरोध होने का कारण क्या हो सकता है? जैसा कि पहले ही हमने कहा है कि मूत्राघात में मूत्र के स्राव में किसी न किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होना बहुत आवश्यक है। तो मूत्र कृच्छ्र इस व्याधि में किस भाव से अवरोध उत्पन्न होगा? तो ये अवरोध दोषों के उपघात का होगा। मूत्राघात में अगला व्याधि है अश्मरी। इसका वर्णन बहुत ही विशेष रूप से किया है, इसकी संप्राप्ति भी विशेष है। चरक संहिता में भी इसका वर्णन है और सुश्रुत संहिता में तो एक स्वतंत्र अध्याय वर्णित है। अश्म यानी पत्थर, अश्मरी यानी पत्थर जैसे भाव की उत्पत्ति होना। अब हम सूत्र पढ़ते हैं। यदा वायुर्मुखम वस्तेः आवृत्य परिशोषयेत् मूत्रं सपित्तं सकफं सशुक्रं वा तदाक्रमात् संजायते अश्मरी घोरा पित्तात् गोरीवरोचना श्लेष्माश्रया च सर्वा स्यात्
अब इसका अन्वय लगा के इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। यदा वायु हो, जब वायु बसते हैं मुखम आवृत्य, बस्ती के मुख में आवरण उत्पन्न करता है, परिशोषयत और शोषण करता है। किसका शोषण करता है? मूत्र का, या सपित्त मूत्र का, या सकफ मूत्र का, या सशुक्र मूत्र का परिशोषण करता है। वात का हेतुभूतत्व हमने देखा है। ये वात बस्ती मुख के प्रदेश में जाकर आवरण उत्पन्न करता है और शोषण करने की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। ये शोषण स्वतंत्रतः केवल मूत्र का हो सकता है, या मूत्र के साथ पित्त का हो सकता है, मूत्र के साथ कफ का, या मूत्र के साथ शुक्र का हो सकता है। उससे 4 प्रकार की अश्मरी उत्पन्न होगी। इन अश्मरियों का स्वरूप गोरोचन के जैसा होगा। पित्तात गोरिव रोचना। और ये अश्मरी घोर यानी तीव्र स्वरूप की होने वाली है। वाताश्मरी से घोर पित्ताश्मरी, पित्ताश्मरी से घोरतर कफाश्मरी और घोरतम शुक्राश्मरी होगी। जैसे सूत्र में दिखा है, तदा क्रमात् घोराहा, यानी वाताश्मरी से घोर पित्ताश्मरी, उससे घोरतर कफाश्मरी और घोरतम शुक्राश्मरी होगी। श्लेष्माश्रयाच सर्वास्यात्। अब ये अलग से ऐसे दिया है कि सभी अश्मरियां ये श्लेष्माश्रित होती है। श्लेष्मा ये सभी अश्मरियों का उपादान कारण होता है। ये स्पष्ट करने के लिए सुश्रुत संहिता में एक बहुत ही अच्छा दृष्टांत दिया है। वात पित्त कफ ये तीनों दोषों का अनुबंध यहाँ पे एक तरफ हमें दिखता है, और दूसरी तरफ ग्रंथकार कहते हैं कि सारी अश्मरियां श्लेष्माश्रित होती है। ये दृष्टांत हम देखेंगे सुश्रुत निदान स्थान अध्याय 3 जो अश्मरी निदान का है, उसका सूत्र 26 और 27। अपसु स्वच्छासु अपि यथा निषिक्तासु नवे घटे कालांतरेण पंकः स्यात् अश्मरी संभवः तथा संहन्ति आपो यथा दिव्या मारुतोऽग्निश्च वैद्युतः तद्वत् बलासं वत्तिस्थं उष्मा संहन्ति सानिलः। इसका अर्थ ये है कि स्वच्छ जल में एक नया मिट्टी का मटका अगर भिगो के डुबो के रखा तो कुछ काल के बाद उसमें कीचड़ उत्पन्न होना शुरू होता है। नए मिट्टी के मटके की जो मिट्टी है उसका अल्प मात्रा में जल में विलयन होना शुरू होता है, उससे कीचड़ का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। उसी प्रकार से अश्मरी के निर्मिति का प्रारंभ होता है। अब ये एक भाग हो गया। दूसरा दृष्टांत ये समझने के लिए दिया है कि इस कीचड़ का पत्थर कैसे होगा। कीचड़ इसमें घनता तो उत्पन्न होना शुरू हुआ है, लेकिन अश्मरी जैसे पत्थर जैसे घनता उसमें उत्पन्न कैसे होगी। संसार में जैसे आकाश में एक पानी से भरा हुआ बादल होता है, तो उस पानी का ओले के स्वरूप में, जिसको इंग्लिश में, अंग्रेजी में आइस पेलेट्स और मराठी में गारा कहते हैं, इस जल को ओले जैसा घनत्व कैसे प्राप्त होगा। तो वायु, सूर्य का ऊष्मा और विद्युत का ऊष्मा ये उस जल के बिंदु को घनता उत्पन्न करके उसमें से द्रवत्व का शोषण करके उसको घनत्व प्राप्त कर देता है और ओले के स्वरूप में वो निर्मित होता है। इसी तरह उसी प्रकार से बस्ती में जो स्थित कफ है वो वात सहित ऊष्मा से शोषण होता है और अश्मरी की उत्पत्ति करता है।
इस दृष्टांत से हमें ये ज्ञान होता है कि जैसा पिंड में हो रहा है उसका दृष्टांत ब्रह्मांड में हमें दिखता है। तो जैसे घनत्व अपेक्षित है वो घनत्व शोषण प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और उसका श्लेष्मा से संहति होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अश्मरी उत्पन्न कैसे होती है। अथ अस्याः पूर्वलक्षणम्। हम अश्मरी का पूर्व लक्षण अभी देखते हैं। बस्त्याद्मानं तदासन्न देशेषु परितोतिरुक् मूत्रे च बस्तगन्धत्वं मूत्रकृच्छ्रं ज्वरो रुचिः। इस अश्मरी का पूर्व लक्षण बस्ती के प्रदेश में आधमान उत्पन्न होना, उसके आसपास के प्रदेश में जिसमें बस्ती और उसके साथ मेढ्र, मुश्क इन प्रदेश का समावेश होता है, उस प्रदेश में अतिरुजा उत्पन्न होना। मूत्रे च बस्तगंधत्वम, मूत्र को बस्तगंधत्व आना, बस्ती के गंध जैसा उसको गंध मिलना, मूत्र की कृच्छ्रता, ज्वरः और अरुचि, ये लक्षण स्वरूप हमें पूर्व लक्षण में दिखेंगे। अश्मरी से मूत्र का अवरोध होने का कारण मूत्र का बहिः निस्सरण होना कम होने लगा है, जिसके परिणाम स्वरूप बस्ती में मल की संचेती होना और उसके परिणाम स्वरूप ज्वर जैसा सार्वदेहिक लक्षण उत्पन्न होना ये स्वाभाविक है। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि मूत्र ये एक मल है, उसका शरीर से बाहर निकल जाना बहुत ही आवश्यक होता है और किसी भी कारण अगर वो बाहर निकलने में अवरोध उत्पन्न होता है तो वो मल का संचय शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसका परिणाम स्वरूप ही मल संचिति के कारण ज्वर यह सार्वदेहिक लक्षण पूर्व लक्षण में उत्पन्न होगा। दोषों के अनुबंध होने के परोक्ष कुछ लक्षण ये सामान्य लक्षण के स्वरूप में अश्मरी में हमें देखने को मिलते हैं। अश्मरी से मूत्राघात जब होगा तो कुछ सामान्य लक्षण व्यक्त होंगे। इन लक्षणों में हम स्थानिक लक्षण जो बस्ती के संबंधित अवयवों में दिखेंगे, सार्वदेहिक लक्षण, मूत्र संबंधी के लक्षण ऐसा भेद कर सकते हैं। अब हम सूत्र पढ़ते हैं। सामान्य लिंगम रुंगनाभि सेवनी बस्ती मूर्धतु विशीर्ण धारम मूत्रम स्यात् तया मार्ग निरोधने तत् व्यपायात् सुखम मेहेत अच्छम गोमेदकोपमम तत् संक्षोभात् क्षते शास्त्रम आयासाच्च अतिरुद्भवेत्। अब इसमें स्थानिक लक्षण नाभि रुजा, सेवनी रुजा और बस्ते शिरक के प्रदेश में रुजा ये सामान्य लिंग है। मूत्र के संबंधी में लक्षण में विशीर्ण धार यानी छिन्न हुई धार, एक ही धार में मूत्र का प्रवर्तन न होना, 2 या 3 धाराओं में मूत्र का प्रवर्तन होना, ये यहाँ पे अपेक्षित है। मूत्र के वर्ण में भी हमें बदलाव दिखाई देगा, जो अच्छ यानी निर्मल स्फटिक जैसा भी हो सकता है। गोमेदक इस मणि के या रत्न के समान जो पीताभ वर्ण का होता है उस वर्ण का भी मूत्र होगा, या सरक्त भी हो सकता है। ये सरक्त होने के लिए एक प्री कंडीशन या हेतु विशेष उन्होंने अंतिम सूत्र में दिया है, जैसे तत्संक्षोभात् क्षते स अस्रम आयासाच्च अतिरुद्भवेत्। अब ये अश्मरी एक व्यक्ति को हुई है, फिर भी अगर आयास होता है
अध्व होता है, व्यायाम होता है, शरीर को कष्ट उत्पन्न होता है, तब उससे क्षोभ उत्पन्न होकर उस अश्मरी से क्षत उत्पन्न होगा। जो बस्ती के अभ्यंतरतः क्षत उत्पन्न होने से उसमें रक्त मूत्र में संसृष्ट होगा और इसलिए मूत्र का प्रवर्तन होते समय वो सरक्त मूत्र हमें दिखाई देगा। अन्य लक्षण में अश्मरी व्यपगमात सुखम, अगर ये अश्मरी शरीर से बाहर निकल जाती है तो सुख प्राप्ति होती है। जो भी लक्षण हमने सामान्य लिंग के तौर पे देखे हैं उन सभी में उपशय प्राप्त होगा। अब ये अश्मरी 4 प्रकार की है, इस स्लाइड में हम देख रहे हैं। अश्मरी उत्पन्न होने में जिस दोष का अनुबंध है उस प्रकार की अश्मरी होगी। वाताश्मरी, पित्ताश्मरी, श्लेष्माश्मरी और शुक्राश्मरी। तद वाताद्भुषात्यार्तो दंतान खादति वेपते मृद्गाति मेहनम नाभिम पीडयति अनिशम क्वणन सानिलम मुंचति शकृत मुहुर्मेहति बिंदुशः श्यावा रुक्षाश्मरी चास्य स्याच्चिता कंटकैहिव। इस स्लाइड में हमने एक तालिका बनाई है जिसमें हम तुलनात्मक इसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कि देखा है कि हमने इन 3 अश्मरियों का भेद करते समय सार्वदेहिक लक्षण, मूत्र संबंधी लक्षण और अश्मरी का स्वरूप ऐसे इसका भेद किया है। वाताश्मरी में जैसे कि पहले भी हमने चर्चा की थी कि वात यह प्रमुख करता है। वाताश्मरी में वेदना बहुत ही अत्यधिक स्वरूप में होना स्वाभाविक है। भृशा अर्ति, इससे यह स्पष्ट होता है। वेपथु यानी कंप, दंत खादन, मेढ्र घर्षण, नाभि पीड़न, अखंडित क्वणन, ये लक्षण वाताश्मरी में सार्वदेहिक लक्षणों में दिखेंगे। क्वणन इस शब्द का अर्थ टीकाकारों ने ये बताया है, नानाविध दुखोद्भावकम शब्दम, जैसे नानाविध दुखों के भाव प्रकट करते समय जो भी शब्द मुंह से निकलता है उसको क्वणन कहते हैं। अब मूत्र संबंधी के लक्षण कौन से होंगे? तो ये मुहुर्मुहु और बिंदुशः मूत्र का प्रवर्तन होना, ये इसका प्रत्यात्म लक्षण है। उसके सहित वात सहित शकृत का प्रवर्तन होते रहना, ये भी वाताश्मरी का एक लक्षण है। अश्मरी का स्वरूप देखेंगे तो वो श्याववर्णी, रूक्ष और कंटक युक्त ऐसा बताया है। बहुत से व्याधियों में जहां पे वातानुबंध होता है, वहां जहां पर वर्ण का वर्णन आता है तब कृष्ण, कृष्णाभ, शाव ऐसा उल्लेख मिलता है। अब हम पित्ताश्मरी का सूत्र पढ़ेंगे। पित्तेन दह्यते बस्तिः पच्यमान इवोष्मवान् भल्लातकास्थि संस्थाना रक्ता पीता सिताश्मरी। अब पित्ताश्मरी में जो सार्वदेहिक लक्षण या स्थानिक रूप से जो लक्षण दिए हैं वो पित्त के अनुबंध से हैं और बस्ती प्रदेश में अत्यंत दाह, अग्नि के संताप जैसा दाह होना यहाँ पे दिखता है। अश्मरी का स्वरूप भल्लातक के अस्थि के समान और वर्ण में रक्त या पीतवर्णी या असितवर्णी ऐसा वर्णन दिया है। असित वर्ण यानी टीकाकारों ने दिया है कि कृष्ण छाया, जिसके वर्ण में थोड़ी सी कृष्णाभ छाया होती है उस वर्ण को असित वर्ण कहते हैं। अब श्लेष्माश्मरी के सूत्र में देखें तो बस्तिर निस्त्युद्दत इव
श्लेष्मणा शीतलो गुरुः, अश्मरी महती श्लक्षणा मधुवर्णा अथवा सिता। श्लेष्माश्मरी में बस्ती के देश में तोद होना। अब यहाँ पे हम तुलनात्मक अगर देखते हैं तो वाताश्मरी में भृश अर्ति ऐसा उल्लेख है, जिससे वात का प्रबल होना अपेक्षित है और उसके परिणाम स्वरूप वेदना भी बहुत तीव्र होना यह स्वाभाविक है। उसके तुलनात्मक अभ्यास से यह पता चलता है कि श्लेष्माश्मरी में भले ही वात करता हो, लेकिन श्लेष्मा अनुबंधित होने के कारण तोद इसी ग्रेडेशन पे वेदना का उपस्थित होना स्वाभाविक है। भृश अर्ति जैसी बहुत सी वेदना श्लेष्माश्मरी में नहीं रहती, लेकिन बस्ती देश में शैत्य और गौरव होना यह श्लेष्मा के अनुबंध से स्वाभाविक रीत्या दिखता है। ये अश्मरी आकार में भी महान होगी। वो स्थूल है, श्लक्षण है क्योंकि श्लेष्मा का अनुबंध है, और श्वेतवर्णी है, और उसके साथ साथ ही मधुवर्णी भी हो सकती है। जो लाल रंग से लिखा है पित्ताश्मरी के तालिका में, वो सुश्रुत संहिता के अनुसार पित्ताश्मरी के 3 विशेष लक्षण मिलते हैं। दूष्यते, चूष्यते, दह्यते। ये पित्त के अनुबंध के एक स्वाभाविक लक्षण जो अलग रूप से उस संहिता में वर्णित किए हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। पंद्रहवां सूत्र पढ़ते हैं। एता भवन्ति बालानां तेषामेव च भूयता आश्रयोपचयाल्पत्वात् ग्रहणाहरणे सुखाः। वातज, पित्तज और श्लेष्मज ये 3 अश्मरियां बालकों में अधिक रूप से सुखकारक होती है, मतलब चिकित्सा के दृष्टि से सुखकारक है, जिसका कारण है आश्रय और उपचय के अल्पत्व होना। अश्मरी के निर्हरण के लिए अश्मरी का ग्रहण करना और उसको बाहर निकालना, ये प्रक्रिया बालकों में आसान होती है। बस्ती ये आश्रय, उसका आकार अल्प होता है और उसके आसपास मांस आदि भागों का उपचय भी अल्प होता है। उसी के कारण ये सुखावह होती है। अश्मरी का चतुर्थ प्रकार है शुक्राश्मरी, जो महताम यानी बड़े लोगों में होती है। यहाँ पे हेतु विशेष अच्छी तरह से दिया है, शुक्र वेग धारणात्। अब हम सूत्र पढ़ते हैं। शुक्राश्मरी तु महताम जायते शुक्र धारणात् स्थानाच्युतम अमुक्तम ही मुष्कयोः अंतरे अनिलः शोषयति उपसंगृह्य शुक्रम तत् शुष्कमश्क अश्मरी बस्तिरुक् कृच्छ्र मूत्रत्व मुष्कश्वयथुकारिणी तस्याम् उत्पन्न मात्रायां शुक्रमेति विलीयते पीड़िते तु अवकाशेस्मिन्। यहाँ पे हेतु विशेष हमें दिख रहा है कि शुक्र वेग का धारण करना। संप्राप्ति से यह स्पष्ट होता है कि शुक्र का वेग उत्पन्न तो हुआ है, जैसे कि हर्षण आदि हेतु के कारण शुक्र का वेग उत्पन्न हुआ है। उसके परिणाम स्वरूप शुक्र अपने स्थान से च्युत हुआ है, निकल गया है, परंतु वो अमुक्त है, शरीर से बाहर नहीं आया है। मुष्क के बीच में कहीं पे ये शुक्र अभी भी स्थित है। अब प्रकोपित वात इस शुक्र का संग्रहण करके शुक्र का शोषण करने की प्रक्रिया प्रारंभ करता है और उसके परिणाम स्वरूप शुक्राश्मरी निर्माण होती है, जो बस्ती रुचा, कृच्छ्र मूत्रत्व और मुष्क शोध करने में कारण होती है। ये अश्मरी स्वभावतः शुक्र की है और बाकी अश्मरियों के जैसे श्लेष्माश्रित ही है। इसलिए
वो प्रारंभ से मृदु ही है। उस समय अगर अश्मरी के स्थान पे, जैसे कि अस्मिन अवकाशे, वहां पे हस्त आदि से पीड़न किया गया, पीड़िते, तो उस अश्मरी का सहज रूप से विलयन हो जाएगा और जो अवरुद्ध बाकी बचा हुआ शुक्र है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। शुक्रम एति। अश्मरी उत्पन्न होने की प्रक्रिया ये कुछ एक दिन में नहीं होती, उसको कुछ समय लगता है और इसलिए अगर शुक्राश्मरी उत्पन्न होती है और उसका तुरंत पीड़न किया जाता है, जैसे यहाँ लिखा है तस्याम उत्पन्न मात्रायाम, तब उसका विलयन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। मैथुन विघातात, अति मैथुनात, ये दो हेतु विशेष सुश्रुत ने यहाँ पे उद्धृत किए हैं। तो ये रहा शुक्राश्मरी का वर्णन। अब अगला मूत्राघात है शर्करा। अश्मरी एवश्च शर्करा अणुशः वायुना भिन्ना सा तु अस्मिन् अनुलोमके निरेति सह मूत्रेण प्रतिलोमे विबध्यते। अश्मरी जैसे ही शर्करा को जानना चाहिए। वायु के द्वारा अणु स्वरूप में अश्मरी का अगर भेद होता है, वो भिन्न होती है, तब उसे शर्करा का स्वरूप प्राप्त होता है। वायु अगर अनुलोम हो तो ये शर्करा मूत्र के साथ बाहर निकल आती है, परंतु अगर वायु प्रतिलोम हो, उसकी गति प्रतिलोम हो, तो वो अवरोध उत्पन्न करती है। अश्मरी और शर्करा में यही भेद टीकाकारों ने भी स्पष्ट किया है कि वात अगर अनुलोम गति में हो तब अश्मरी मूत्र के साथ निर्हरण नहीं होती, परंतु शर्करा का बाहर निर्हरण होता है। यही भेद अश्मरी और शर्करा में है। उसके साथ साथ अश्मरी में जो कोई भी वेदनाओं का विशेष हमने पहले के सूत्रों में देखा है, उसी तरह शर्करा उत्पन्न होने के बाद उसी तरह से उनकी वेदनाएं और बाकी लक्षण हमें समझ लेना चाहिए। अश्मरी एवच शर्करा, इस सूत्र से यही स्पष्ट होता है। अगला प्रकार है वातबत्ती। नाम से ही यह स्पष्ट है कि इसका कर्ता बलवान वायु ही है और स्थान विशेष रूप से बत्ती है। इस प्रकार में दो प्रकार की संप्राप्तियां वायु द्वारा होती है। मूत्र संधारिणः कुर्यात् रुद्ध्वा बस्तेर्मुखं मरुत् मूत्र संगम रुजं कंडुं कदाचिच्च स्वधामतः प्रच्चाव्य बस्तिमुद्वृत्तं गर्भाभं स्थूलविप्लुतं करोति तत्र रुग्धाः स्पन्दन उद्वेष्टनानि च बिन्दुशश्च प्रवर्तेत मूत्रं बस्तौ तु पीडिते धारया द्विविधोऽपि एष वातबस्तिः इति स्मृतः दुस्तरः दुस्तरतरः द्वितीयः प्रबलानिलः। पहला, मूत्र संधारण करने वाले व्यक्ति में, जैसे मूत्र संधारिणः, वायु बस्ती के मुख के स्थान में जाकर अवरोध उत्पन्न करता है। मरुत बस्तेः मुखम रुद्ध्वा, जिससे मूत्र का संग रुजा कंडू ये उत्पन्न होता है। तो मूत्र संधारण करने की जिस व्यक्ति को आदत है, उस व्यक्ति में ये इस प्रकार का मूत्राघात होना ज्यादा स्वाभाविक है। उसमें जो भी विलोम और विगुण हुआ वात है, वो बस्ती के मुख में जाकर अवरोध उत्पन्न करके मूत्र का संग यानी मूत्राघात, रुजा और कंडू उत्पन्न करता है। अब कदाचित यहां से दूसरे प्रकार की संप्राप्ति शुरू होती है।
ये प्रबल वायु अपने ही स्थान से बस्ती का च्यवन करके स्वधामतः बस्तीम प्रच्याव उद्वृत्तम, उसको उद्वृत्त करता है, ऊर्ध्वमुखी करने की कोशिश करता है। फिर इसका स्वरूप गर्भ के समान स्थूल और विप्लुत, विप्लुत यानी चंचल, इस स्वरूप का दिखता है। इन दोनों प्रकारों में कर्ता तो प्रबल वायु ही है, लेकिन दूसरे प्रकार में हम यहाँ पे देखेंगे कि ये इतना प्रबल है कि बस्ती को भी अपने स्थान से हिलाकर ऊर्ध्वमुखी करने की कोशिश करता है। इसमें रुक, दाह, स्पंदन, उद्वेष्टन ये लक्षण हमें दिखाई देंगे। मूत्र का प्रवर्तन बिंदुशः होगा, जैसे कि बस्ती का मुख प्राकृत रूप से अधोमुखी होता है, लेकिन यहाँ पे बात उसको ऊर्ध्वमुखी करने की कोशिश कर रहा है, तो अर्थात मूत्र का प्रवर्तन बहुत ही अल्प मात्रा में होना स्वाभाविक है। तो ये बिंदुशः मूत्र का प्रवर्तन होता है। पीड़िते तु धारया मूत्रम प्रवर्तेत, इससे ये पता चलता है कि अगर ऐसी कंडीशन में अगर हम बस्ती का बाहर से अल्प मात्रा में पीड़न करते हैं, तो ये मूत्र का प्रवर्तन बहुत ही आसानी से अविशीर्ण धार से बाहर हो जाएगा। मूत्र के प्रवर्तन में जो अवरोध उत्पन्न है वो मुख की दिशा बदलने से हुआ है, लेकिन अगर हम पीड़न करते हैं तो बहुत ही आसानी से मूत्र का प्रवर्तन इसमें हो जाता है। तो ये दो प्रकार की बात बस्तियां इसमें दी है, जिसमें से पहला जो प्रकार है वो दुस्तरतय और दूसरा जो प्रकार है वो प्रबल अनिल से होने के कारण दुस्तरतर यानी कि घोर है। उसका स्वरूप पहले से ज्यादा तीव्र है। वाताष्ठिला ये अगला मूत्राघात का प्रकार यहाँ पे वर्णित किया है। इस व्याधि में विशेष एक स्थान है। शक्रुन मार्गस्य बस्तेश्च वायुः अंतरमाश्रितम् आश्रितः अष्ठिलाभम घनम ग्रंथिं करोति अचलम उन्नतम वाताष्ठिला इति सा आध्मान विणमूत्रानिल संगकृत। शकृत मार्ग यानी गुद मार्ग और बस्ती, इन दोनों के बीच में वायु ने अपना आश्रय बना लिया है। उसी स्थान में वायु द्वारा एक ग्रंथि उत्पन्न होती है जो अष्ठिला के समान वर्तुलाकार दीर्घ इस स्वरूप की होती है, जो घन है, उन्नत है, उभरी हुई है और अचल इस स्वरूप की है। अष्ठिला ये एक अश्म विशेष है, एक वर्तुलाकार दीर्घ पाषाण भेद है, उसके समान इसका स्वरूप प्राप्त होता है। ग्रंथि निर्मित के कारण लक्षण स्वरूप में आधमान, विट संग, वात संग और मूत्र संग निर्माण होता है, यानी मूत्रा का आघात होता है। अब आगे का मूत्राघात का जो प्रकार है वो है वात कुंडलिका। वात कुंडलिका इस व्याधि के प्रकार में प्रबल और विगुण वायु कुछ अलग ही कार्य दर्शाता है। विगुणः कुंडलीभूतः बस्तौ तीव्र व्यथोनिलः आविद्य मूत्रं भ्रमति सस्तंभ उद्वेष्ट गौरवः मूत्रम अल्पाल्पम अथवा विमुंचति शकृत्सृजन वातकुंडलिका इति एषा। विगुण हुआ वायु हेतु के कारण कुंडलीभूत होता है। टीकाकारों ने लिखा है कि दोष देशादि सहकारी कारणवशात कुंडलाकार गति है, यानी दोष, देश, विहार आदि कारणों से इस वायु को कुंडलाकार गति प्राप्त होती है। व्यवहार में हमें इसका उदाहरण के स्वरूप साइक्लोन की प्रक्रिया और आकृति को अगर देखते हैं
तो कुंडलाकार गति का स्वरूप समझ में आएगा। उसमें जैसे वायु भ्रमण करता है, उसी प्रकार से वात बस्ती में तीव्र व्यथा उत्पन्न करते हुए प्रवेश करके मूत्र के साथ अथवा मूत्र के बिना भ्रमण करता है। यहाँ पे जो दिखा है कि अनिलः बस्तौ आविद्य मूत्रम भ्रमति, उससे परिणाम स्वरूप बस्ती प्रदेश में स्तंभ, उद्वेष्टन यानी पीड़नवत पीड़ा, गौरव ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। मूत्र का अल्प अल्प प्रवर्तन होता है और पुरीष का भी निस्तरण होता है। ये लक्षण वात कुंडलिका में दिखते हैं। इस व्याधि में वात का विगुण होकर कुंडलाकार होना विशिष्ट हेतु से हो सकता है। कुंडलाकार गति, इससे ये वात विगुण ऊर्ध्वगामी होता है, जैसे उदावर्त में भी होता है। इसलिए उदावर्त के व्याधि के हेतुओं में से मूत्र या बस्तिगामी हेतुओं का इसमें विचार करना इष्ट होगा। इसके साथ साथ वेगावरोध ये हेतु भी सुश्रुत ने उद्धृत किया हुआ है। अब इस स्लाइड में हमने मूत्राघात के दो प्रकार दिख रहे हैं। पहला है मूत्रातीत। मूत्रं तु विधृतं चिरं न निरेति विबद्धं वा मूत्रातीतं तदल्परूप। चिरकाल तक, काफी समय तक मूत्र का धारण विशेष रूप से करने के कारण जब प्रवर्तन करने का प्रयास किया जाता है, तब मूत्र बाहर आसानी से नहीं निकलता, अथवा जब निकलता है तो वो अल्प मात्रा में और अल्प रुजा के साथ निकलता है। इसे मूत्रातीत कहते हैं। अतीत इस शब्द का अर्थ है जो पीछे रह गया है। अब मूत्र वेग के धारण के कारण जो मूत्र बाहर निकलना अपेक्षित है, वो बस्ती में ही पीछे रह गया है, और उसके बाद जब मूत्र का निस्सरण करने का प्रयास होता है, तब वो आसानी से नहीं निकलता, क्योंकि अपान वायु विलोम हो चुका है, जिसका कारण है वेग धारण। और जब वो निकलने का प्रयास होता है, तब अल्प रुजा के साथ वो अल्प मात्रा में बाहर निकलता है। उसके पश्चात का प्रकार है मूत्र जठर। विधारणात् प्रतिहतं वातोदावर्तितं यदा नाभेरधस्तात् उदरं मूत्रम् आपूरयेत्तदा कुर्यात् तीव्ररुगाध्मानम् अपक्तिं मलसंग्रहं तन् मूत्रजठरम्। इसमें भी हेतु विशेष दिया है, जैसे विधारणात्, वेग विधारण, मूत्र वेग के धारण से जब वात प्रतिहत होता है और उदावर्तित होता है, ये वात ऊर्ध्वगामी होता है, तब ये वात नाभि के अधोभाग में जो उदर का प्रदेश है, उस प्रदेश में मूत्र का पूरण करता है। बस्ती में संचित जो मूत्र है, ये उदावर्तित वायु नाभि के अधोभाग तक ले जाता है और वहां पे पूर्ण करके संचित करता है। उससे तीव्र रुजा आधमान उत्पन्न होता है। वात प्रतिलोम होने के कारण मल प्रवर्तन का ग्रह होना, प्रबल वायु से तीव्र रुजा उत्पन्न होना और मूत्र के पूरण से अधोनाभि के प्रदेश में आधमान होना, ये सब स्वाभाविक है। तो यहाँ पे भी जो प्रतिहत हुआ वायु जो ऊर्ध्वगामी हुआ है, उससे मूत्राघात की उत्पत्ति करता है, जिससे मूत्र का प्रवर्तन सही तरीके से, प्राकृत तरीके से नहीं हो पाता। मूत्राघात में समाविष्ट व्याधियों में एक महत्वपूर्ण प्रकार है मूत्रोत्संग, जिसका स्थान एवं संप्राप्ति विशेष रूप से वर्णन की गई है।
छिद्र वैगुण्येन अनिलेन वा आक्षिप्तम् अल्पं मूत्रं तद्वस्तौ नालेऽथवा मणौ स्थित्वा स्रवेत् शनैः पश्चात् सरुजं वाथ नीरुजं मूत्रोत्संगः स विच्छिन्न तत्शेष गुरुशेपतः। छिद्र के वैगुण्य से, छिद्र यानी मूत्र द्वार के छिद्र में हुआ वैगुण्य, जो शरीर रचनात्मक भी हो सकता है या फिर वात के कारण। ये दोनों इस व्याधि के हेतु बताए हैं जिससे मूत्र के प्रवर्तन में आघात उत्पन्न होने वाला है। अब इसके कारण मूत्र अल्प मात्रा में शेष रहता है। अल्पम मूत्रम आक्षिप्तम, तो कहाँ पे? तो बस्तौ, नाले अथवा मणौ। बस्ती देश में, मेढ्र स्रोतसों में या मेढ्राग्र प्रदेश में ये मूत्र शेष रहता है, पूरी तरह से मात्रा में बाहर नहीं निकलता। अब ये मूत्र पश्चात या कुछ समय बाद शनैः धीरे धीरे प्रवर्तित होता है। ये प्रवर्तन होते समय रुजा उत्पन्न भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती। ये जिस व्यक्ति को होता है उसका मूत्र प्रवर्तन विच्छिन्न हो चुका है। एक बार में पूरी मात्रा में मूत्र का बाहर न निकलना ये दिखलाता है कि मूत्र विच्छिन्न हुआ है। एक बार में पूरी मात्रा में प्रवर्तन न होने से मूत्र प्रवर्तन में ब्रेक होता है और इसी कारण शेष रहा हुआ मूत्र शेफस में उस प्रदेश में गुरुता उत्पन्न करता है। तो मूत्र का ऊर्ध्व दिशा में संग होकर मूत्र की मात्रा छिन्न होकर उसका पश्चात भी प्रवर्तन होता है। इस व्याधि को मूत्रोत्संग कहते हैं। छिद्र का वैगुण्य ये एनाटॉमिकल भी हो सकता है या फिर विगुणवात से भी छिद्र के स्थान पर अवरोध उत्पन्न हो सकता है, जिसके कारण जो कुछ भी मूत्र बाहर निकल रहा है वो एक बार में पूरी तरह नहीं निकलता। जो कुछ भी शेष रहता है वो मेढ्राग्र प्रदेश में या फिर बस्ती में या फिर बीच के स्रोतस में कहीं पे भी रुका हुआ है। तो ये कभी कभी थोड़ी देर बाद कालांतर से बाहर निकलता है, जो रुजा उत्पन्न भी करता है या फिर नहीं उत्पन्न करता। अब ये जो शेष बचा हुआ मूत्र है वो कुछ ना कुछ तो लक्षण उत्पन्न करेगा, इसलिए वो शेफ के मेढ्र के जगह पे गुरुता उत्पन्न करता है। इस प्रकार का जो मूत्राघात है उसे मूत्रोत्संग कहा गया है। अंतर्बस्ती मुखे वृत्तः स्थिरोल्प सहसा भवेत् अश्मरी तुल्य रूप ग्रंथि मूत्र ग्रंथि। अब अगला प्रकार है मूत्र ग्रंथि। इस व्याधि में मूत्र का अवरोध होना अपेक्षित ही है, क्योंकि यह मूत्राघात का प्रकार है। बस्ती मुख के प्रदेश में अभ्यंतरतः इस ग्रंथि की उत्पत्ति होती है, जिसका स्वरूप वृत्ताकार, वर्तुलाकार, स्थिर और अल्प ऐसे होता है। इसका निर्माण सहसा यानी झटिति होता है, चिरकालीन नहीं होता। यह उत्पन्न होने में बहुत समय नहीं लगता, बहुत ही जल्द यह मूत्र ग्रंथि उत्पन्न हो सकती है। अश्मरी व्याधि में जिस प्रकार की वेदना वर्णन की है उसी प्रकार की रुजा इस मूत्र ग्रंथि में भी दिखेगी। सुश्रुत संहिता में सतत वेदना युक्त ये एक विशेष लक्षण मूत्र ग्रंथि में दिया हुआ है। अश्मरी तुल्य रुक ऐसे जहां पे दिखा है वहां पे उन्होंने दोषों का अनुबंध वर्णित नहीं किया है। हमने जो अश्मरी देखे हैं उसमें हमने वातज, पित्तज, कफज और शुक्राश्मरी ऐसे देखे हैं। तो वात, पित्त और कफ ये तीनों दोषों में से किसी का अनुबंध होना यहाँ पे अपेक्षित है। तो उसके अनुसार जो भी लक्षण दिखेंगे वो अश्मरी में जो लक्षण दिखाए गए हैं
उसी के अनुसार हमें अनुमान लगाना होगा। मूत्र और शुक्र इन दोनों भावों का इस संप्राप्ति में सहयोग है। जैसे कि सूत्र में दिया है, मूत्रितस्य स्त्रियं यातो वायुना शुक्रमुद्धतं स्थानाच्युतं मूत्रयतः प्राक् पश्चात् वा प्रवर्तते भस्मोदक प्रतीकाशम मूत्रशुक्रम तदुच्यते। अब ये व्याधि पुरुष व्यक्ति के संबंधित ही होगा, स्त्री से नहीं होगा। ये संप्राप्ति पढ़ने के बाद हमें स्पष्ट हो जाएगा। मूत्रितस्य यानी संजात मूत्रस्य, जिसे मूत्र का वेग आया हुआ है, ऐसा व्यक्ति अगर स्त्रियम यातो यानी मैथुन क्रिया करता है और उसके पश्चात मूत्र का प्रवर्तन करता है, मूत्रितस्य स्त्रियम यातो मूत्रयतः, उससे क्या होगा? तब इस व्यक्ति का वायु शुक्रम उद्धतम, शुक्र को दूर फेंक देता है, उछाल देता है, जिसके परिणाम स्वरूप मूत्र के प्रवर्तन के समय मूत्र से पहले या मूत्र के बाद शुक्र का प्रवर्तन हो जाता है और उसका वर्ण भस्मोदक के समान शुक्र का वर्ण और मूत्र का वर्ण होगा, क्योंकि मूत्र और शुक्र एक दूसरे में संश्लिष्ट हो चुके हैं। इस मूत्राघात को मूत्र शुक्र कहा गया है। इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि बहुत ही स्पेसिफिक और आवश्यक ऐसा हेतु कुछ स्पेसिफिक व्याधि बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। विड़वी घात ये मूत्राघात का अगला प्रकार है, अगली व्याधि है। विट का विघात होना, ये इस शब्द से ही स्पष्ट है। अब वो कैसे, ये अब देखते हैं। रुक्ष दुर्बलयोः वातात् उदावर्तं शकृत यदा मूत्र स्रोतोनुपर्येति संसृष्टं शकृता तदा मूत्रं विट तुल्यगंधम स्यात् विड़विघातम तमादिशेत। अब यदा रुक्ष दुर्बलयोः वातात् शकृत उदावर्तम, जब रुक्ष और दुर्बल व्यक्ति का वात उदावर्तित होता है और वो शकृत को भी उदावर्तित करता है, तो रुक्ष और दुर्बल व्यक्ति ये होना बहुत ही आवश्यक स्थिति है। उसमें विगुण वात, जो उदावर्तित हुआ वात है, जो ऊर्ध्वगामी हुआ है, वो वात शकृत को मूत्र स्रोतस के समीप लेके जाता है। मूत्र स्रोतोनुपर्येति, अनुपर्येति यानी समीप ले जाना। वहां पे संसृष्टम शकृता तदा मूत्रम, वहां पे मूत्र स्रोतस के समीप जाकर शकृत के साथ ये मूत्र संसृष्ट होता है, उसके साथ मिश्र होता है और ऐसा मूत्र उत्पन्न होता है जिससे विट गंध आता है। विट तुल्य गंधम स्यात्, पुरुष जैसे गंध आने लगता है। अब इस संप्राप्ति का हम अगर गांभीर्य समझ ले तो ये समझ में आता है कि ये ऊर्ध्वगामी वात कितना प्रबल होगा, जो शकृत को ऊर्ध्वगामी ले जाता है, मूत्र स्रोतों के समीप ले जाता है, जो कि शकृत का स्रोतस नहीं है, और वहां पे जाके मूत्र और शकृत का संसृष्ट भी करता है। वो मूत्र और शकृत को संसृष्ट करने में सक्षम है। इस व्याधि को विड़विघात कहा गया है। अभी तक के जो कुछ भी मूत्राघात के प्रकार हमने देखे हैं, उसमें ये बहुत ही गंभीर स्वरूप का विड़विघात नाम का मूत्राघात है। अध्याय के प्रारंभ में ही मूत्राघात के हेतुओं की चर्चा हमने जब की थी,
तब सामान्य हेतु इस अध्याय के हमें नहीं मिले थे, जो हम बाकी के संहिताओं में से हमने समझ लिया था। परंतु जैसे जैसे हम मूत्राघात के प्रकारों का वर्णन देख रहे हैं, तो कुछ स्थानों पर कुछ स्पेसिफिक हेतु, कुछ प्री कंडीशन ऐसे वर्णित की गई है जो कि उस विशिष्ट संप्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार में से एक प्रकार है उष्णवात। पित्तम व्यायाम तीक्ष्णोष्ण भोजनाद्वातपादिभिः प्रवृद्धं वायुना क्षिप्तं बस्ति उपस्थ अर्तिदाहवत् मूत्रं प्रवर्तयेत् पीतं सरक्तं रक्तमेव वा उष्णं पुनः पुनः कृच्छ्रात् उष्णवातं वदन्ति तम्। व्यायाम तीक्ष्ण उष्ण भोजन अध्व आतप आदि हेतु से प्रवृद्ध हुआ पित्त, प्रवृद्धम पित्तम, वायु न क्षिप्तम, वायु के द्वारा फेंका जाता है। कहाँ पे? तो बस्ती और उपस्थ स्थान में। उसके साथ साथ कुछ लक्षण भी दिखेंगे, जैसे वात और पित्त ये दोनों कर्ता इस संप्राप्ति के प्रमुख है, तो अर्ति और दाह ये दोनों लक्षण प्रधान रूप से हमें दिखेंगे। इन बस्ती और उपस्थ स्थानों पे लक्षणों की उत्पत्ति होगी। वात के साथ ये पित्त कर्ता होने के कारण उस स्थान पे अर्ति और दाह होगा। मूत्र का प्रवर्तन पीतवर्णी या सरक्त मूत्र या कभी कभी केवल रक्त ही ऐसा हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा है मूत्रम प्रवर्तयेत् पीतम व सरक्तम व रक्तमेव, केवल रक्त ही। ये प्रवर्तन उष्ण स्वरूप का होगा, क्योंकि प्रवृद्ध पित्त इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ये पुनः पुनः होने का और कृच्छ्र स्वरूप में मूत्र प्रवर्तन होने का स्वरूप है, जो वात के कारण होगा। इसलिए इस पूरी संप्राप्ति से युक्त इस प्रकार को उष्णवात ऐसे कहते हैं। जैसा कि नीचे तालिका में भी दिखा है कि हेतु इसमें विशेष रूप से व्यायाम, तीक्ष्ण भोजन, उष्ण भोजन, अध्व, आतप ये प्रवृद्ध पित्त के हेतु है। इससे दोष क्या होते हैं? प्रवृद्ध पित्त और वात। वात जो विगुण पहले से ही है। स्थान कौन से होंगे? बस्ती और उपस्थ। विशेष लक्षण अर्ति और दाह युक्त। और मूत्र के विशेष लक्षण जो पीतवर्णी, सरक्त, रक्तमेव, उष्ण, पुनः पुनः और कृच्छ्रता पूर्वक, ऐसे लक्षण उष्णवात में हमें दिखेंगे। इस मूत्र क्षय नामक मूत्राघात में जैसे नाम से ही पता चलता है कि मूत्र का क्षय होना अपेक्षित है। यहाँ पे मूत्र का अल्प या पूरी मात्रा में क्षय होना दर्शाता है। रूक्षस्य क्लांतदेहस्य बस्तिस्थौ पित्तमारुतौ मूत्रक्षयं सरुग्दाहं जनयेतां तदाव्ययम्। इसी में भी एक प्री कंडीशन दी है, रूक्षस्य क्लांतदेहस्य। ये षष्ठी प्रथमा एकवचन है, जो उस व्यक्ति का विशेषण है। वो व्यक्ति जो रूक्ष है और जिसका देह क्लांत हुआ है, दुर्बल हुआ है, उस व्यक्ति में बस्तिस्थ पित्त मारुत, जो बिगड़े हुए पित्त और मारुत है, प्रवृद्ध पित्त है या फिर प्रकोपित या विगुण वायु है, वो बस्तिस्थ पहले से ही है। बस्ती स्थान में भी पित्त और वात दोनों एक साथ उपस्थित है। उसकी वजह से वे मूत्र का शोषण करके, रुजा और दाह उत्पन्न करके मूत्र क्षय करेंगे। पित्त के उष्ण गुण से और वात के रूक्ष गुण से मूत्र के द्रवत्व का शोषण होगा और उससे मूत्र क्षय होगा।
वृक्षस्य क्लांत देहस्य, ये जो व्यक्ति की आवश्यक स्थिति बताई है उसका विस्तार से विचार करना बहुत ही आवश्यक है। इस मूत्रक्षय से पहले हमने जो प्रकार देखा उष्णवात, उसके संप्राप्ति में भी वात और प्रवृद्ध पित्त ये कर्ता थे। अब मूत्राघात में मूलतः वात तो विगुण है और उष्ण तीक्ष्ण भोजन आदि हेतुओं से प्रवृद्ध पित्त उष्णवात निर्माण करता है। यही वात और पित्त बस्ती प्रदेश में पहले से ही उपस्थित है, जैसा कि मूत्रक्षय के संप्राप्ति में वर्णित है। जब ये वात और प्रवृद्ध पित्त उष्णवात की संप्राप्ति कर रहे हैं, तब उनका स्थान कहाँ है? बस्ती और उपस्थ, जो पहले के सूत्र में हमने देखा है। तो बस्ती इस स्थान में जब कुपित दोष पहले से ही उपस्थित है, तो जैसा कि मूत्रक्षय के संप्राप्ति में दिया है, तो अध्व आतप आदि हेतुओं से शरीर का रूक्ष होना और क्लांत होना, दुर्बल होना, ये भी स्वाभाविक है। जो मूत्रक्षय की प्रीकंडीशन दी है वृक्षस्य क्लांत देहस्य, उसका हेतु उष्णवात की संप्राप्ति भी हो सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उष्णवात की संप्राप्ति अगर चिरकाल होती रहती है और उष्ण पित्त एवं रूक्षवात द्वारा शोषण होता रहता है, तो आगे जाके उष्णवात के बाद मूत्रक्षय की अवस्था प्राप्त हो सकती है। इसी कारण मूत्रक्षय का वर्णन उष्णवात के सूत्र के बाद आया होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। मूत्रक्षय ये ऐसी स्थिति है जो एक दिन में नहीं होती। बहुत समय तक मूत्र का शोषण होना रहना ये बहुत ही आवश्यक है, और उसके लिए पित्त का उष्ण गुण और वात का रूक्ष गुण भी वहां पे बहुत काल तक होना बहुत ही आवश्यक है। तो उसके लिए उस अनुसार रूक्ष मध्य इत्यादि जो हेतु हमने पहले से देखे हुए हैं, उन हेतुओं का बारंबार सेवन होता रहना और विहारज हेतु में अध्व आतप आदि हेतुओं से शरीर का दुर्बल होता रहना, ये भी बहुत आवश्यक है। और कालांतर से बहुत समय तक ये संप्राप्ति अगर चलती रहेगी, तो मूत्रक्षय जैसी संप्राप्ति होकर मूत्रक्षय इस व्याधि का हम निदान कर सकते हैं। मूत्राघात का अंतिम प्रकार है मूत्रसाद। साद का अर्थ है दुर्बल होना, जैसे अंगसाद, पादसाद, ऐसे लक्षण हमने बाकी बहुत सी व्याधियों में देखे हैं। तो मूत्र का साद यानी मूत्र के वेग का दुर्बल होना यहाँ पे अपेक्षित होगा। हम सूत्र पढ़ लेते हैं। पित्तम कफो द्वौ अपि वा संहन्येते अनिलेन चेत् कृच्छ्रात् मूत्रम तदा पीतम रक्तम श्वेतम घनम सृजेत् सदाहं रोचनाशंख चूर्णवर्णं भवेच्च तत् शुष्कं समस्तवर्णं वा मूत्रसादं वदन्ति तम्। अब इसे अन्वय से ये पता चलता है कि अनिलेन सह पित्तम कफः द्वौ अपि वा, वात के साथ पित्त, वात के साथ कफ या वात के साथ ये दोनों ये हो तो मूत्र कृच्छ्रत्व उत्पन्न होकर मूत्र का प्रवर्तन होता है। पीत, रक्त, श्वेत वर्ण का मूत्र और उसको एक तरह घनता प्राप्त होती है। जैसे कि कफ का अनुबंध होता है तो मूत्र को घनता प्राप्त होना शुरू होता है। जब पित्त का अनुबंध होता है तो मूत्र का प्रवर्तन सदाह होना शुरू होता है। अब इसका अन्वय लगाते समय रोचना शंख चूर्ण वर्णम भवेच्च तत्शुष्कम, ये अंतिमतः हम देखेंगे। पहले मूत्रसाद, इसका अर्थ है कि पित्तवात, कफवात और पित्त कफवात ये एक साथ मिलकर मूत्र कृच्छ्रता और मूत्रसाद उत्पन्न करते हैं।
अब ये मूत्र का साध उत्पन्न करने के लिए, उसको दुर्बल होने के लिए, ये मूत्र की घनता कारणभूत होती है। कफ का अनुबंध होने के कारण और घन स्वरूप आने के कारण मूत्र के वेग का बल कम हो जाता है। जिस प्रोजेक्टाइल मोशन से मूत्र की धार प्राकृततः होना अपेक्षित है, वैसे न होने के कारण उसे मूत्रसाध कहते हैं। इस प्रकार का ये एक विशेष लक्षण उन्होंने बताया है जब ये मूत्र शुष्क होता है। अब मूत्रसाध का होने के बाद जब मूत्र का बाहर प्रवर्तन होता है और उस प्रवर्तन के बाद हम मूत्र का परीक्षण जब करते हैं तो उसमें विविध वर्ण हमें दिखते हैं। ये मूत्र शुष्क होता है और शुष्क होने के बाद उसमें रोचन वर्ण, शंख वर्ण या समस्त वर्ण, इस वर्ण का मूत्र दिखता है। ये वर्ण दोषों के अनुबंध से रहेंगे। पित्त दोष से रोचनाभ यानी पिंगाभ, कफ दोष से शंख के समान यानी श्वेतवर्णी, और दोनों दोष हो तो समस्त वर्ण का मूत्र दिखेगा। इति विस्तरतः प्रोक्ता रोगा मूत्र अप्रवृत्तिजाः निदानलक्षणैः ऊर्ध्वं वक्ष्यन्तेति प्रवृत्तिजाः इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्तसूनु श्रीमद्वाग्भट विरचितायाम् अष्टांगहृदय संहितायां तृतीये निदान स्थाने मूत्राघातम निदान नाम नवमोऽध्यायः। इसी प्रकार विस्तार से मूत्र की अप्रवृत्ति से होने वाले रोगों का ज्ञान हमने लिया है। अब इसके बाद मूत्र के अति प्रवृत्ति जन्य रोगों का निदान और लक्षण हम देखेंगे, यानी इसके बाद प्रमेह का निदान हम देखेंगे। इस प्रकार से मूत्राघात निदान अध्याय आज का हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। यहाँ पे चैट बॉक्स में जो शंकाएं हैं वो अभी पढ़ के हम उस पर चर्चा करेंगे। चैट बॉक्स में एक शंका दिख रही है, पथ्य अपथ्य। अब ये पथ्य और अपथ्य ये चीजें चिकित्सा के आधार पर है। जैसा कि हमने हेतुओं में देखा है, तो जिस हेतु से ये कारण होगा उस हेतुओं का परिवर्जन करना ये अपथ्य में आ जाएगा। जैसे कि उष्ण तीक्ष्ण, हम वो मैं स्लाइड भी वो अभी देखती हूँ। जैसे कि इस स्लाइड में देखा है कि आहारज हेतुओं में तीक्ष्ण, औषध, रूक्ष, मद्य ऐसे हेतु हैं, और आनुप, मत्स्य, अध्यशन, अजीर्ण
ये भी हेतु है। अब ये भी और अनेक और हेतु हो सकते हैं। अगर हम इसी संहिता का 5वां और 6ठा अध्याय सूत्र स्थान का द्रव द्रव्य विज्ञानीय और अन्न पानीय अध्याय देखेंगे तो उसमें जो कोई भी द्रव्यों का गुणकर्म दिया हुआ है उसकी फलश्रुति देखकर हम ये हेतु भूतत्व आवश्यकता रूप से उसका विचार कर सकते हैं। और इसका पथ्यापथ्य सामान्यतः चिकित्सा के अध्याय में अच्छी तरह से दिया होगा। तो मैं ऐसा कहूंगी कि आप मूत्राघात चिकित्सा जब सुनेंगे जो अपने व्याख्यान श्रृंखला में आगे जाके होगा उससे और आपके लिए क्लियर होगा। ओके, एक्सप्लेन अगेन मूत्र ग्रंथि। ठीक है, अब ये जो मूत्र ग्रंथि है उसका स्थान विशेष यहाँ पे दिया है। ये कहाँ होगा? बस्ती के मुख में अभ्यंतरतः होगा। इसमें जो कर्ता है, जो प्रवृद्ध दोष है, वो विगुणवात ही है, यह हमें समझ लेना है। हर बार यहाँ पे उसका वर्णन नहीं किया है, तब हमें यह समझना है कि विगुणवात ही सब विकारों का कारण है। तो ये जो विगुणवात है वो बस्ती मुख के अभ्यंतरतः ग्रंथि स्वरूप तैयार करेगा। अब ये जो ग्रंथि का स्वरूप होगा वो वृत्ताकार यानी गोलाकार, सर्कल जैसा स्थिर होगा, अल्प होगा और वो बहुत ही जल्द तैयार होगा। कुछ व्याधियों में संप्राप्ति होते होते बहुत समय लगता है और तब जाके व्याधि उत्पन्न होता है। इस व्याधि के स्वरूप में वैसे नहीं होगा, वो बहुत ही जल्द तैयार होगा और उसकी जो वेदना या फिर लक्षण विशेष है वो अश्मरी के समान ही समझ लेना है। मूत्राघात इस व्याधि में हमने पहले ही देखा था कि मूत्रा का आघात जो भी करेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ ना कुछ व्याधि में कुछ ना कुछ भाव से मूत्र का आघात होना अपेक्षित है। इस मूत्र ग्रंथि व्याधि में जो ग्रंथि तैयार होने वाली है जो बस्ती के मुख में ही है अभ्यंतरतः, वो मूत्राघात उत्पन्न करेगी। तो वो अश्मरी जैसे ही वृत्ताकार घन स्वरूप प्राप्त करने वाली है, इसलिए अश्मरी के तुलनात्मक उसकी रुजा और बाकी लक्षण समझ लेना है, ऐसा इन्होंने बताया है। इसमें मैं और एक बात बताना चाहूंगी कि वातज गुल्म में अगर आपने देखा तो संप्राप्ति में वातज गुल्म की उत्पत्ति कैसे होती है। अब वात ये तो रूक्ष है और वो कठिनत्व कैसे प्राप्त करेगा? तो वो वात रूक्ष से ही रूक्ष होके ही उसको कठिनत्व और पिंडितत्व प्राप्त होता है। इसके लिए आप गुल्म का निदान सटीक पढ़ लीजिए, जिसमें टीका में ऐसे स्पष्ट रूप से दिया है कि वो इतना रूक्ष होता है कि उससे पिंडितत्व आ जाता है। उसी प्रकार का शायद यहाँ पे यह संप्राप्ति होती है जिससे वृत्ताकार और स्थिर इस स्वरूप की ग्रंथि उत्पन्न होती। ओके, आगे एक शंका है, किडनी फेल्यूर ये भी मूत्राघात में ही आता है क्या? कॉज क्या हो सकता है? किडनी फेल्यूर ये एक आधुनिक निदान है। हम अभी जो देख रहे हैं ये आयुर्वेदिक निदान पढ़ रहे हैं। किडनी फेल्यूर होना ये हमारे सामने आया हुआ व्यक्त हुआ लक्षण है। कोई भी व्याधि का निदान करते समय हमें निदान पंचक समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। और इस निदान पंचक का पहला है निदान यानी के हेतु। दोष प्रकोप के हेतु
दूष्य दुष्टि के हेतु, स्थान संश्रय के हेतु, कोई हेतु ये स्थान को ही गामित्व देते हैं, दोषों को गामित्व देकर किसी स्पेसिफिक स्थान में ही जाना है, ऐसा उनको बताते हैं। तो किसी भी व्याधि निर्माण होने से पहले किस प्रकार के हेतु उस व्यक्ति में हमें दिख रहे हैं, ये हमें पहले देखना होगा। इस मूत्राघात के जो हमने हेतु दिए हैं, देखे हैं, उसमें यह स्पष्ट है कि वात विगुण होने के हेतु यहाँ पे अति आवश्यक है और प्रायः मूत्र वेग धारण ये इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हेतु है। अगर किसी भी व्यक्ति में अगर ये हेतु नहीं है और उसके व्यक्त लक्षण मूत्र के संबंधी है, तो उसका निदान शायद या फिर अलग ही होगा। जैसे कि हेतु होते हैं उसके साथ दोष प्रकोप होता है। जैसा मूत्राघात में हमने देखा कि वात विगुण के हेतु और क्लेद प्रधान आहार हेतु से उन विगुण वात को और प्रकोपित दोषों को क्लेद की तरफ या बस्ते की तरफ गामित्व मिलता है। अगर इस प्रकार की संप्राप्ति उस रीनल फेल्योर के पेशेंट में भी अगर हमें मिलती है, तो शायद हम उसका निदान मूत्राघात के किसी एक प्रकार में कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार किडनी फेल्योर या रीनल फेल्योर में उसी प्रकार का निदान होगा। उसका निदान उसके हेतुओं से, उनके शरीर में जो कुछ भी वो दोषों से संप्राप्ति घटी है उसके अनुसार, और फिर उसका कोरिलेशन जो व्यक्त लक्षण है उनको करके फिर उनका निदान करना होगा। इसलिए किडनी फेल्योर ऐसा मूत्राघात में यहाँ पे तो हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन उसके हेतुओं का कोरिलेशन करके ही उसका निदान करना ज्यादा आवश्यक होगा। वृक्ष मूत्र कसे ओळखावे, वृक्ष मूत्र कैसे जाना जाता है। अभी तक मूत्राघात के जो हमने प्रकार देखे हैं उसमें मूत्र का रूक्ष होना ऐसे हमने नहीं देखा है, तो शायद ये अलग ही आपका प्रश्न होगा। रूक्षता ये उस देह में होना अपेक्षित है जैसे कि हमने इस मूत्र क्षय के संप्राप्ति में देखा है। तो रूक्ष मूत्र कैसे जाना जाता है इसके बारे में वैसे मुझे ज्ञान नहीं है, यह मैं मेरे गुरुजनों को पूछ के आपको बता सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो हमने अभी तक का पढ़ा है उसमें रूक्षस्य क्लांत देहस्य, इसी के अनुसार रूक्षता उस देह में होना अपेक्षित है। जबकि हम ये मूत्राघात निदान पढ़ रहे हैं तब तक ये ऐसा मुझे लगता है। और प्रश्न है शायद, देखती हूँ। मूत्र प्रवृत्ति के सेंसेशन ना होना, इसमें दोष धातु का कैसा विचार कर सकते हैं। ओके, अब मूत्र प्रवृत्ति का सेंसेशन ना होना, इसका मतलब है मूत्र वेग का सेंसेशन ना होना, ऐसा हम कर सकते हैं। अब जो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में चौथे अध्याय में, रोगानुत्पादनी अध्याय में इन वेगों का जहाँ पे वर्णन किया है वो एक बार हमें देखना पड़ेगा। उसका दोष धातु का विचार करने के लिए फिर से हमें हेतुओं के तरफ ही जाना पड़ेगा कि जो हम केस हिस्ट्री लेते हैं, जो एक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से हम पूरी तरह से उनकी दिनचर्या, ऋतुचर्या, उनका प्रोफेशन, उनका बाकी सारे आदतों का, इन सब का जो हम केस हिस्ट्री में लिखते हैं, उससे हमें वात पित्त कफ इनमें से कौन से प्रकोपित है, क्षय है, वृद्धि है, इन सब का ज्ञान हमें मिलेगा और उसी के अनुसार हमें दोष धातु का ही विचार करना चाहिए। मूत्र प्रवृत्ति का सेंसेशन न होना ये भी एक लक्षण स्वरूप है। हम जब तक लक्षण स्वरूप तक पहुंचते हैं तो उसकी शुरुआत हेतुओं से ही होती है। जैसे हम हेतुओं तक पहुंचते हैं
तब जाके हम उस संप्राप्ति का मार्ग निश्चित कर सकते हैं कि इस हेतु से ये दोष प्रकोपित हुआ है, ये धातु प्रकोपित हुआ है, और फिर उसका मार्ग संप्राप्ति से मूत्र वेग के सेंसेशन ना होने तक गया है। तो ये उन हेतुओं पर ही निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, मैम, विदाउट सोनोग्राफी हाउ कैन वी गिव क्लियरेंस फॉर अश्मरी निदान? जैसे कि हमने अश्मरी के लक्षणों में देखा है, फिर से वही बात है कि मूत्राघात के हेतु ये बहुत ही विशेष है। उसके साथ साथ जैसा कि हम देख रहे हैं कि अश्मरी के कुछ पूर्व लक्षण भी दिए हैं और उसके साथ साथ उसके विशेष लक्षण भी दिए हैं। तो विदाउट सोनोग्राफी अश्मरी का निदान करना इतना मुश्किल नहीं है, जब हम अच्छी तरह से हेतुओं को देखते हैं और तब उसका पूर्व लक्षण में उसका कोरिलेशन करते हैं और लक्षण में भी रिलेशन देते हैं, तो ये निदान इतना मुश्किल नहीं होता। अगर किसी को और कोई शंका नहीं है तो आज का सत्र यहीं पे समाप्त करेंगे। धन्यवाद वैद्य विशाखा मैडम। हमारा अगला सत्र अगले रविवार को मतलब 26 जुलाई को इसी समय पे होगा। सत्र का विषय मूत्राघात चिकित्सा होगा और यह विषय वैद्य चंद्रशेखर थिटे सर लेंगे। आज का सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।